पाठ 22 आरंभ। 1905 की क्रांति। लेखक ज़हूर सिद्दीकी। परिचय। अमानवीय अत्याचार ज़ारशाही शासन का प्रधान कार्य था। 19वीं शती के अंत तक ज़ारशाही रूस प्रमुख रूप से खेतीहर देश था और यूरोप के अनेक देशों की तुलना तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ देश था। 1897 की जनगणना के अनुसार रूस की जनसंख्या का 5/6 भाग कृषि कार्य में लगा था, जबकि केवल 1/6 भाग उद्योग, वाणिज्य और यातायात में था। 19वीं शती के मध्य में रूसी साम्राज्य में कृषि योग्य भूमि का 9/10वां भाग जार राज के परिवार और लगभग 1 लाख सामंत परिवारों के आधिपत्य में था। इन विशाल भूभागों की जुताई आदि सर्फों द्वारा की जाती थी, जो भूमि से बंधे थे और उसको छोड़कर नहीं जा सकते थे। भू सामंतों के असीम शोषण के फलस्वरूप किसानों की निर्धनता तथा हीन स्थिति मानवीय सहनशीलता के बाहर थी। कृषक उपद्रव तथा क्रांतियां बहुत सामान्य घटनाएं थी, जो कि छुटपुट तथा संगठित अथवा गलत तरीके से संगठित दोनों प्रकार की होती थी। 19वीं शती के प्रथमार्ध में उच्च वर्ग तथा निरंकुश जार ने लाखों जनता के भाग्य तथा पिछड़ेपन से असंबद्ध होकर स्थिति को शांत करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। सर्फों पर आधिपत्य बनाए रखने तथा अनियंत्रित शोषण के स्थायित्व हेतु उन्होंने कठोर अत्याचार किए। 19 फरवरी के कानून ने सर्फडम हटाया, किंतु किसानों की मुक्ति अधिक दूर थी। एक और 1853-1856 के क्रीमिया युद्ध में रूस की पराजय तथा दूसरी ओर किसानों की बढ़ती अशांति ने जार अलेक्जेंडर द्वितीय को सर्फडम समाप्त करने के लिए बाध्य किया। 19 फरवरी 1861 के घोषणा पत्र तथा एक्ट ऑन पीजेंट्स इमर्जिंग फ्रॉम डिपेंडेंस ने कृषकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता इस अर्थ में दी कि भूस्वामी उन्हें अब खरीद अथवा बेच नहीं सकते थे। ठीक उसी के साथ भूस्वामियों का कृषकों द्वारा जोती भूमि पर अधिकार स्वीकृत हुआ। परिणाम स्वरूप सर्फडम की समाप्ति के बाद भी भूस्वामी उन्हें अन्य विधियों से त्रस्त करते रहे। किसानों के आधिपत्य का लगभग 18% भाग उनसे कट ऑफ भूमि के नाम से भूस्वामियों ने छीन लिया। कहने की आवश्यकता नहीं है कि अच्छी जमीन भूस्वामियों के पास ही रही। इसके साथ ही कृषकों को अपनी मुक्ति के लिए एक बड़ी धनराशि जमींदारों को देनी थी। ये धन ब्याज के साथ कृषकों से 49 वर्ष में वसूला जाना था। एक गणना अनुसार किसानों को अपनी मुक्ति के फलस्वरूप लगभग 20 लाख रूबल देने को बाध्य किया गया। एक और कृषकों के जीवन में इससे कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ। दूसरी ओर इसने 30,000 भूस्वामियों को 950 लाख डेसिस्टेंस बढ़िया प्रकार की भूमि मिली, जबकि 200 लाख किसानों को 1160 लाख डेसिस्टेंस भूमि मिली। सर्फडम की समाप्ति ने रूस में औद्योगिक प्रगति को थोड़ा तेज किया। सर्फडम की समाप्ति ने पूंजीवाद की प्रगति में सहयोग दिया। 1865 और 1890 के मध्य बड़ी मिलों, फैक्ट्रियों और रेलों में कार्यरत श्रमिकों की संख्या 7,06,000 से 14,33,000 तक बढ़ी। इसी काल में रूस के यूरोपीय भाग में 16 से अधिक श्रमिकों नियुक्त करने वाले औद्योगिक पूंजी निवेशकों की संख्या दुगनी तक हो गई। 1861 से 1881 तक रूस में ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों की संख्या 78 से बढ़कर 350 तथा उनकी पूंजी 720 लाख से बढ़कर 8,776 लाख रूबल हो गई। 19वीं शती के अंतिम दशक में रूसी उद्योगों में अप्रत्याशित गति से वृद्धि हुई। 1890 से 1900 के मध्य रूस में पिग आयरन के उत्पादन में 56.5 से 169 मिलियन पुड की, कोयले में 367.2 से 986.3, तेल में 241 से 632 की, शक्कर में 29.6 से 48.5 मिलियन पुड की वृद्धि हुई। धातु तथा खनिज उद्योग की अप्रत्याशित प्रगति का मुख्य कारण रेल पथों का निर्माण था। 10 वर्षों के मध्य 21,000 वर्स्ट जमा नई रेलवे लाइनें बनी। इस दशक में रेल पथों के निर्माण की दर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी अथवा अमेरिका से कई गुना अधिक थी।
इस तथ्य पर ध्यान बल्कि जोर देना चाहिए कि आधुनिक रेलवे में प्रगति किस देश के औद्योगिकरण का परिणाम है। एक मोटे अनुमान के अनुसार बड़े पैमाने के उद्योग में नियुक्त श्रमिकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। 19वीं शती के अंत में रूस में 1 करोड़ वेतन प्रद श्रमिक थे, जिनमें 2,07,92,000 विशाल मिलों, फैक्ट्रियों तथा रेलवे में 35 लाख खेतीहर श्रमिक और लगभग 10 लाख निर्माण कार्य में लगे श्रमिक थे। बड़े बैंकों की स्थापना तथा उद्योग में उनका बढ़ता प्रभाव एक मुख्य आर्थिक घटना थी। रूस में उद्योग में वृद्धि के कुछ तार्किक परिणाम निकले। ये थे बड़ी ज्वाइंट स्टॉक कंपनियां तथा सिंडिकेट की स्थापना, विशाल जमा राशियों पर नियंत्रण रखने वाले बैंकों की प्रगति, उद्योग का बढ़ना, केंद्रीयकरण तथा सबसे बढ़कर विदेशी पूंजी का आधिपत्य। 1900 में दक्षिण रूस के 7 प्लांटों ने रूस के कुल पिग आयरन का 37.6%, बाकू की 5 तेल कंपनियों ने कुल तेल का 44% भाग निकाला। डोनेट्स बेसिन में स्थित कई पिट्स से देश का 2/3 कोयला निकाला गया तथा 8 शक्कर उत्पादनों ने कुल उत्पादन का 38% उत्पादन किया। इस समय 50% से अधिक श्रमिक कुल की 11% फैक्ट्रियों में कार्यरत थे, जहां श्रमिक संख्या प्रत्येक में 1000 से अधिक थी। ये बड़े बैंकों की सहायता से संभव हुआ। 20वीं शती के आरंभ में रूस के 8 बड़े बैंकों ने 55% देश की औद्योगिक पूंजी पर अधिकार जमा लिया था। कोयले, लोहे तथा इस्पात तथा विद्युत यांत्रिकी उद्योग के धन का बहुत बड़ा भाग बैंक नियंत्रित था। एक गणना के अनुसार 11 बैंकों ने लोहा तथा इस्पात उद्योग में न्यस्त पूंजी का 50%, कोयले का 60% तथा विद्युत इंजीनियरिंग का 80% भाग पर नियंत्रित कर रखा था। इसी श्रृंखला में हमें बहुत से बैंक पश्चिमी यूरोपीय बैंकों द्वारा नियंत्रित थे। उदाहरण के लिए जर्मनी के एक बड़े बैंक ज्यूटेश बैंक का नियंत्रण रूसी एजोव डॉन बैंक पर था। 1861 के पश्चात रूस में विदेशी पूंजी का बड़े पैमाने पर आगमन हुआ। 1861 के पश्चात रूस में स्तरे श्रम की प्राचुर्य में उपलब्धि के कारण विदेशी उद्योगपतियों ने रूसी उद्योगों की शाखाओं में पूंजी लगाना शुरू किया। 19वीं शती के अंतिम दशक में ये पूंजी निवेश अत्यधिक बढ़ा, क्योंकि जारदारी सरकार की नीतियों ने इन निवेशों को अधिक लाभ संरक्षित किए। 1900 में बेल्जियम, फ्रेंच, जर्मन, ब्रिटिश तथा अमेरिकी पूंजी लगभग 1 बिलियन रूबल हो गई। इस प्रकार पश्चिम यूरोपीय पूंजीपतियों ने उद्योग तथा बैंक में विशाल पूंजी लगाकर लोहा, इस्पात, ईंधन, रसायन तथा यातायात उद्योग की कई शाखाओं जैसे उद्योग की महत्वपूर्ण शाखाओं पर अपना नियंत्रण जमा लिया। इसके अतिरिक्त ज़ारशाही शासन पर अत्यधिक विदेशी कर्ज हो गया। 1903 में रूस पर विदेशी ऋण 3 अरब स्वर्ण रूबल हो गया। विदेशी फर्मों द्वारा भारी मुनाफा तथा विदेशी ऋणों और भारी ब्याज ने देश की श्रमिक जनता पर भारी बोझ लाद दिया। 1905 की क्रांति के कारण एक रूस की आर्थिक अवनति। औद्योगिकरण के बावजूद रूस इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी की तुलना में पिछड़ा था। 19वीं शती की समाप्ति में हुए इस तीव्र औद्योगिकरण के बावजूद रूस अपनी उत्पादन तकनीक तथा उद्योग की प्रमुख इकाइयों में कुल उत्पादन, जो कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका की तुलना में काफी कम था, के संदर्भ में पिछड़ा देश बना रहा। लेनिन ने लिखा है, कृषक मुक्ति के बाद के एक शताब्द में लोहे का प्रयोग 5 गुना बढ़ चुका था। फिर भी रूस एक अविश्वसनीय तथा अनुपम रूप से पिछड़ा देश है, जो कि गरीब और अर्ध बर्बर है तथा आधुनिक उत्पादन औजारों के हिसाब से ब्रिटेन का 1/4, जर्मनी का 1/5 तथा अमेरिका का 1/10 है। रूस की औद्योगिक प्राप्ति हेतु जार तथा रूसी पूंजीपतियों ने पश्चिम यूरोपीय देशों से आवश्यक मशीन तथा औजारों का आयात किया। इसके आगे भी जो थोड़ा बहुत रूसी उद्योगों द्वारा उत्पादित होता था, वो भी व्यापक गरीबी तथा जनता की अत्यधिक मंद क्रय शक्ति के कारण देश में बेचा भी नहीं जा सकता था। रूस के बाहर औद्योगिक उत्पादनों हेतु बाजार ढूंढना आवश्यक हो गया। रूस ने फैब्रिक्स, तेल उत्पादन, धातु, चमड़ा तथा अन्य औद्योगिक सामानों को मुख्यतः चीन, फारस तथा अन्य पूर्वी देशों से आयात किया,
जबकि गेहूं, शक्कर, अंडा इत्यादि पश्चिमी देशों को बेचा। 2. कृषक तथा श्रमिक वर्ग की दुर्व्यवस्था। लेकिन जो दिन रात खेतों तथा फैक्ट्रियों में श्रम करते थे, उनको अपनी बढ़ती निर्धनता पर संतुष्ट रहना पड़ता था। जमींदारों ने किराए तथा दंड जैसे अनेक विधियों से कृषकों को चूस कर सफेद कर दिया। फैक्ट्रियों तथा मिलों में श्रमिकों को 12 से 15 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ता था। महिलाओं तथा बच्चों को इससे भी कम तनख्वाह पर इतना ही काम करना पड़ता था। ज़ारशाही शासन में श्रमिक कृषकों को गरीबी का जीवन बिताना पड़ता था। वेतन असंगठित रूप से तथा निम्न थे। अधिकतर श्रमिक 7 से 8 रूबल प्रतिमाह वेतन पाते थे। मेटलर्जिकल उद्योग के अत्यधिक कुशल श्रमिक भी 35 रूबल माहवारी से अधिक नहीं पाते थे। श्रमिकों की आवास व्यवस्था चिंतनीय थी। 10 से 12 श्रमिक फैक्ट्री की कोठरियों में एक साथ रहते थे। वो फैक्ट्री द्वारा अधिकृत दुकानों पर मनमाने मूल्यों पर खरीदारी करने के लिए विवश थे। मामूली से बहाने पर और बहुत से मामलों में तो कल्पित बहाने पर भी श्रमिकों पर ऊंचे दंड दिए जाते थे। बहुधा दंड स्वरूप ली जाने वाली राशि वेतन से अधिक होती थी। गांव की बढ़ती गरीबी के कारण बड़ी संख्या में लोग नगरों की ओर धंधे की खोज में भाग रहे थे, जहां इतनी शीघ्रता से कोई धंधा नहीं मिल सकता था। इससे न केवल उनके वेतन में कमी होने लगी, अपितु पूंजीपतियों को श्रमिकों के साथ अनियंत्रित व्यवहार करने का अवसर मिल गया। 3. ज़ारशाही की अत्याचारी व्यवस्था। ज़ार शासक जनता को सदैव त्रस्त करने के लिए तत्पर थे। पूंजीपतियों तथा भूस्वामियों को श्रमिकों, कृषकों की विशाल जनसंख्या को दबाने में निरंकुश ज़ारों का सहयोग मिलता था। शेरिफ, डिप्टी शेरिफ, ग्राम पुलिस कांस्टेबल तथा बहुविध खुफिया पुलिस से निर्मित ज़ार की दमनकारी व्यवस्था श्रमिकों, कृषकों के ऊपर थी। दमनात्मक विधियां असीमित थीं। श्रमिकों, कृषकों को व्यवस्था में कोई अधिकार न थे। वो खरीद सकते थे उसके लिए अधिक से अधिक देने का, तथा जो वो बेचते थे अर्थात श्रम शक्ति, उसके लिए कम उनका विशेषाधिकार केवल जो थोड़ा सा कम लेने का था। इसके अतिरिक्त उनको विशाल सेना, पुलिस, ज़ारशाही, नौकरशाही का व्यय देना होता था, जो कि पूंजीपतियों, भूस्वामियों के अल्पमत द्वारा विशाल बहुमत वाली जनता पर अमानवीय अत्याचार करने वाली व्यवस्था की तार्किक निष्पत्ति थी। इस प्रकार ज़ारवादी व्यवस्था रूसी जनता की सबसे बड़ी दुश्मन थी। 4. गैर रूसी राष्ट्रीयताओं का रूसीकरण। गैर रूसी जातियों दूसरे दर्जे का नागरिक जीवन बिता रही थी। ज़ारशाही रूस में अनेकों गैर रूसी राष्ट्रीयताएं थी। ज़ार शासन ने उनको बलात् स्वीकृत करने की नीति अपनाई। गैर रूसी भाषाओं में समाचार पत्र तथा पुस्तकों का प्रकाशन पूर्णतः निषिद्ध था। विद्यालयों में स्थानीय भाषाओं में शिक्षा नहीं दी जा सकती थी। रूसी सरकार ने जानकर ही उनके प्रति घृणा फैलाई। रूसी जनता की दृष्टि में उन्हें विदेशी तथा निकृष्ट जाति का बताया गया। अधिकांश उच्च पदस्थ अधिकारी रूसी थे और शासकीय संस्थानों का कार्य व्यापार रूसी भाषा में ही होता था। रूसी अधिकारियों ने इन गैर रूसी राष्ट्रीयों को अपमानित और दमित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहूदी, तातार, आर्मेनियाई तथा पोलो फिन ज़ारशाही के हाथों में अकथनीय कष्ट थे। इसीलिए उनको यानी ज़ारों को सत्य ही गैर रूसी जनता का शोषक कहा गया है। 5. श्रमिक वर्ग आंदोलन का जन्म। धीरे धीरे श्रमिकों ने श्रम संघों में एकजुट होना प्रारंभ किया। इस पिछड़े पूंजीपतियों, जमींदारों द्वारा हथियार रूस में शोषित तथा दमित फैक्ट्री श्रमिकों ने अपनी असहाय अवस्था के प्रति विरोध प्रकट करना शुरू किया। 1870 के लगभग श्रमिकों द्वारा दंड और वेतन कटौती के विरुद्ध आमतौर पर औजार फेंकने तथा मशीन नष्ट करने का तरीका अपनाया गया। शीघ्र ही श्रमिक संघ बनने लगे। इनमें से कुछ संघों ने कार्य के घंटों में कमी के लिए हड़ताल का सहारा लिया। इन संघों की सदस्य संख्या कम थी। इनमें से एक 1878 में सेंट पीटर्सबर्ग में निर्मित नॉर्दर्न यूनियन वर्कर्स नामक संस्था का ध्येय वर्तमान पूर्णतः अन्यायी राजनैतिक आर्थिक ढांचे को तोड़ना तथा समाजवादी क्रांति की स्थापना करना था। श्रम संघों को ज़ार शासन ने समाप्त कर दिया, लेकिन अगले दशक में और अधिक हड़तालें हुई तथा श्रमिकों की संख्या भी अधिक हो गई। 1881 से 1886 के मध्य
80,000 श्रमिकों द्वारा 48 हड़तालें हुई। इन हड़तालों के दौरान प्राप्त अनुभव तथा पश्चिमी देशों से श्रमिक आंदोलन के प्रभाव से रूस में क्रांतिकारी विचारों का बीज पड़ा। 6. मार्क्सवादी विचारों का प्रभाव, RSDLP की स्थापना। मार्क्सवादी रूसी जनता के लिए सही कार्य निर्देशक सिद्ध हुआ। इसी समय प्लेखनोव ने प्रथम मार्क्सवादी दल श्रमिक मुक्ति दल ने मार्क्सवादी विचारों को रूस में फैलाना शुरू किया। यद्यपि समूह ने रूस में सोशल डेमोक्रेटिक आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि स्पष्ट की, तो भी अन्य तत्कालीन मार्क्सवादी समूहों की तरह इसका श्रमिक आंदोलन से सीधा संबंध न था। सर्वप्रथम लेनिन ने सभी मार्क्सवादी समूहों को एकजुट कर सेंट पीटर्सबर्ग लीग फॉर वर्किंग क्लास की स्थापना की और समाजवाद को श्रमिक वर्ग के आंदोलन से संबंध किया। इस लीग द्वारा आयोजित आंदोलन से न केवल सरकार को विधि द्वारा 11.5 घंटे का दिवस निश्चित करने की बाध्य किया, अपितु इसने रूस के दूसरे भागों में इसी प्रकार के विचारशील संगठन बनाने की प्रेरणा दी। इन कई संगठनों ने 1898 में एक होकर रूसी समाजवादी जनतांत्रिक श्रमिक दल RSDLP की स्थापना की, जिसने दिसंबर 1900 में इकरा चिंगारी नामक पत्रिका प्रकाशित करना शुरू किया, जिसके प्रमुख मुख्य पृष्ठ पर लिखा रहता था, चिंगारी से ज्वाला पैदा होगी। 7. विदेशी अर्थ संकटों का प्रभाव। 20वीं शती के प्रथम कुछ वर्षों के तीव्र आर्थिक संकटों तथा उसके साथ ही जार शासन के राजनैतिक संकटों ने रूसी सोशल डेमोक्रेटिक श्रमिक दल तथा अतुलनीय रूस से क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने का अवसर दिया। पश्चिम यूरोपीय साम्राज्यवादी देशों में 19वीं शती के अंत तक 20वीं के प्रारंभ में अपने को गहन आर्थिक संकटों में पाया। पूंजीपतियों और भूस्वामियों से संबंध व्यवस्था में भी संकट का प्रभाव अनुभव किया गया, क्योंकि विदेशी पूंजी निवेश तथा उत्पादन के आयात निर्यात के कारण वो विकसित पश्चिमी अर्थव्यवस्था से समन्वित हो गई थी। रूसी अर्थव्यवस्था विकसित पूंजीवादी देशों के विश्वव्यापी आर्थिक संकटों से अपने को बचा नहीं सका। रूस में लगभग लौह इस्पात, ईंधन, रेलवे आदि प्रमुख उद्योगों के उत्पादन में 1902 के लगभग दृष्टव्य अवनति हुई। बोवेत्स बेसिन जैसे और अधिक पूंजीवादी विकसित क्षेत्रों में ये प्रभाव और भयंकर हुआ। सहस्त्रों प्लांट बंद कर दिए गए और बेरोजगार श्रमिकों की विशाल संख्या में मजदूरों की स्थिति और बुरी कर दी। कई उद्योगों में वयस्कों के स्थान पर बच्चों तथा औरत को रखा गया। इस प्रतिस्थापन से पूंजीपतियों के वेतन व्यय में कमी हो गई, क्योंकि बच्चों को वयस्कों के उसी कार्य हेतु आधे से तिहाई तक वेतन दिया जाता था। इस अवधि में लौह इस्पात, तेल तथा रेल उद्योगों में क्रमशः प्रोडमिट, नोबेल बंधु, रोथस्चाइल्ड और प्रोडवॉगन जैसी विशाल एकाधिकारी कंपनियों का जन्म हुआ। इन उद्योगों पर विदेशी बैंकों का नियंत्रण और बढ़ा, जिसके फलस्वरूप रूस पश्चिमी साम्राज्यवाद का और गुलाम बन गया। 1901-2 का अकाल। 1901-2 के अकाल से रूसी जनता की गरीबी और बढ़ी। रूसी क्षेत्रों में 1901-2 की बसंत तथा शरद काल में आई भयंकर अकाल ने इसमें और योगदान दिया। इसके पूर्व 2 सामान्य तथा 3 भयंकर अकाल 19वीं शती के अंतिम दशक में आ चुके थे। प्रत्येक अकाल इलाकों के लिए कृषकों के निर्धन भाग को उसके भूमि अधिकार से वंचित करने का ईश्वर प्रदत्त अवसर सिद्ध हुआ। यहाँ तक कि सर्फडम की समाप्ति के बाद भी शोषण किसी न किसी रूप में जारी रहा। लेनिन के अनुसार रूसी कृषि के एक ध्रुव पर 10 करोड़, लगभग 50 करोड़ निवासी, 75 करोड़ डिसाइटिन भूमि के स्वामी हैं और दूसरी ओर 30,000 परिवार 70 लाख डिसाइटिन भूमि के स्वामी हैं। एक डिसाइटिन 2.7 एकड़ के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में कृषकों की आबादी के कृषक परिवार की औसत भूमि और कम हो गई। इससे भूमि के इच्छुक कृषकों ने बाध्य होकर भूस्वामियों से किराए पर भूमि ली, जिसे भूस्वामियों ने मनमाने मूल्य पर दिया, जो कि बहुत मामलों में भूमि की जोत से प्राप्त आय से अधिक हो जाती थी। 9. जनता क्रांति के पथ पर। परिस्थितियों ने श्रमिकों, किसानों, छात्रों तथा त्रस्त राष्ट्रीयता वाले निवासियों को जार शासन के विरुद्ध खड़ा कर दिया।
इसी आर्थिक परिप्रेक्ष्य में श्रमिकों, किसानों, छात्रों तथा दलित जनता ने आर्थिक राजनीतिक भागों को लेकर कार्य पक्ष पर कदम बढ़ाए। 1900 के मई दिवस पर कारकोव के छात्र तथा श्रमिक सड़कों पर निरंकुश का नाश हो का नारा लगाते हुए निकल पड़े। मई 1901 में ओबुकोव प्लांट के श्रमिकों ने श्रमिकों की बहाली की मांग पर घुड़सवारों द्वारा अंधाधुंध गोली वर्षा के विरुद्ध मोर्चाबंदी की। 1901-1902 में 30,000 से भी अधिक छात्रों ने भाग लिया। 1902 में बाटुम ऑयल फ्रीडम्स तथा रोस्टिव ऑन डॉन के रेलवे में हड़तालें हुई। बाघ के स्थान पर हड़ताल सामान्य हड़ताल तथा राजनीतिक प्रदर्शन में बदल गई। 1899 के पश्चात राजनीतिक लक्ष्यों हेतु छात्र उपद्रव, हड़ताल, प्रदर्शन आदि वार्षिक घटनाएं बन गई। 1901-1902 की सामान्य हड़तालों से उच्च शिक्षा के सभी संस्थानों प्रभावित हुए। कम से कम 30,000 छात्रों ने भाग लिया। जार शासन के पास इसका एक ही उत्तर था: अधिक दमनात्मक विधियां, गिरफ्तारियां, मारपीट, गोली चार्ज। आंतरिक मंत्रालय ने इस कार्य में दक्षता प्राप्त कर ली। 1902 में घटित किसान विद्रोह ने जमींदारों को हिला दिया। जब अत्यधिक दमनकारी कानून भी श्रमिकों को विचलित करने में असमर्थ होने लगे, तब जुब्तोव जैसे पुलिस एजेंटों से श्रमिक संगठन बनाए जाने लगे, लेकिन वो भी असफल रहा। बीच में श्रमिकों के उदाहरण से प्रेरित हो रूसी किसान भी क्रियाशील हो उठे। 1902-1903 में यूक्रेन तथा ट्रांस काकेशिया में किसान विप्लव हुए। किसानों ने भूमिपतियों की जायदाद पर छापा मारा, भूस्वामियों के अन्नागार तथा पशुओं का पारस्परिक वितरण किया, उनकी इमारतों तथा अन्य वस्तुओं को जला डाला तथा कई भूमिपतियों को मार डाला। जार सेनाएं किसानों पर टूट पड़ी, उनको मारा गया, बंद किया गया और जुर्माने किए गए। इससे किसानों के क्रांतिकारी आंदोलन को अन्य क्षेत्रों में फैलने में कोई बाधा न हुई। कई स्थानों पर किसानों ने भूस्वामियों का किराया पादरी को दिया तथा सरकारी अधिकारियों को कर देने से मना कर दिया। जार शासन से कोसांको को ट्रांस काकेशिया के उपद्रव को समाप्त करने भेजा। कोसांको द्वारा ढाए अत्याचार यहाँ तक जार के निरंकुश तंत्र में भी अभी तक अज्ञात थे। केवल किसानों को अत्यधिक क्रूरता से दबाने तथा बड़ी संख्या में लोगों को साइबेरिया भेजने के बाद ही वारजम क्रांति दबा सका। लेनिन के अनुसार किसान क्रांति को इसीलिए दबाया जा सका क्योंकि ये अबोध अचेत समूह का विप्लव था, बिना किसी निश्चित राजनीतिक मांग अर्थात राज व्यवस्था में परिवर्तन की मांग से रहित था। किसान आंदोलन दबाया जा सका क्योंकि ये बिना किसी तैयारी के हुआ। किसान क्रांति इसीलिए दबाई जा सकी क्योंकि अभी तक खेतीहर सर्वहारा शहरी सर्वहारा से संबंध नहीं बना सका था। असफलता के कारणों की इस मीमांसा की तार्किक निष्पत्ति ये थी कि किसान जार तथा भूस्वामियों के विरुद्ध श्रमिकों के नेतृत्व में दृढ़ संकल्पित संघर्ष को छेड़े। ये ध्यान रखना चाहिए कि श्रमिक वर्ग के नेतृत्व वाली ये दृष्टि नरोदनिकों के उस मत से पूर्णतया विरुद्ध थी जो वो काफी लंबे समय से रखते आ रहे थे। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि जार शाही के विरुद्ध संघर्ष न केवल आर्थिक अपितु राजनैतिक भी होना चाहिए। अंतिम किंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्थवादियों के सहज क्रांति के विरुद्ध ये संगठन तथा तैयारियों को महत्व देता था। आगे लेनिन ने श्रमिक वर्ग के दल को अग्रिम दस्ते की भूमिका निभाने के लिए सूक्ष्म करने के लिए लेनिन ने क्रांतिकारी सिद्धांत की आवश्यकता बताई। रूसी सोशल डेमोक्रेटर लेबर दल के 1903 में हुए दूसरे कांग्रेस के प्रतिनिधियों से लेनिन का ये दृष्टिकोण छिपा न था। कांग्रेस को बुलाने का लक्ष्य था इसकरा द्वारा परिवर्तित तथा विस्तृत सिद्धांतों तथा संगठन के आधार पर एक दल बनाना। इस कांग्रेस द्वारा अपनाए जाने वाले नियमों पर प्रतिनिधियों में तीव्र मतभेद उठ खड़ा हुआ, लेकिन कांग्रेस ने दो भागों में एक कार्यक्रम स्वीकृत किया। अधिकतम लक्ष्य समाजवादी शासन, पूंजीवादियों की सत्ता उलटना तथा पोलतारी तानाशाही की स्थापना। न्यूनतम कार्यक्रम जार की निरंकुशता की समाप्ति, जनतांत्रिक गणतंत्र की स्थापना, 8 घंटे कार्यकाल का दिवस, सर्फडम की समस्त अवशिष्टियों की समाप्ति तथा भूस्वामियों द्वारा किसानों की छीनी भूमि की वापसी। बाद में भूमि की वापसी की मांग के स्थान पर समस्त भू संपत्ति की जब्ती की मांग रखी गई। इसी कांग्रेस में
क्रांतिकारी दल तथा क्रांतिकारी आंदोलन से संबद्ध महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विभिन्न मत रखने वाले बहुमत तथा अल्पमत का मतभेद सतह पर आ गया। यही वर्ग अपने बहुमत अल्पमत के अनुसार बोल्शेविक मंशेविक कहलाए जाने लगे। आगामी दिनों में दोनों ने पृथक राजनैतिक समूहों का रूप धारण किया। 10 ज़ारशाही रूस की जापान से पराजय। रूसी जापानी युद्ध ने ज़ारशाही शासन की दुर्बलता सिद्ध कर दी। ठीक इसी समय जब विश्व के पुनर्विभाजन को लेकर साम्राज्यवादी देशों के अंतर्वर्ती संघर्षों में भाग लेने वाले रूसी जारवाद को जटिल आर्थिक संकटों तथा जनसमूह को बड़े भाग की, जो अब और अधिक गति से पुराने ढंग की व्यवस्था में रहने की अनिच्छा प्रदर्शित कर रहे थे, क्रांतिकारी गतिविधियों की वृद्धि से सामना लेना पड़ा। रूसी किसान तथा श्रमिक का ध्यान अपने मुख्य शत्रु ज़ारशाही से हटाने के लिए युद्ध का उपाय सोचा गया। पुलिस अधिनायक प्लेहोव ने कहा, क्रांति को टालने के लिए रूस को एक छोटी किंतु विजयी युद्ध की आवश्यकता है। युद्ध के लिए जापान को चुना गया, जो कि अभी नई किंतु आक्रामक शक्ति था और साथ ही ये सुदूर पूर्व में रूसी हितों को अत्यधिक नुकसान पहुंचा रहा था। किंतु रूसी जापानी युद्ध ने जार की आकांक्षाओं को पूरा न किया। इसका परिणाम उसकी योजना के ठीक विपरीत हुआ। पहले पहल जापान ने रूस पर अचानक हमला किया। 26 जनवरी 1904 को जब रूसी कमांडर इन चीफ की पत्नी का जन्म दिवस मना रहे थे, जापान ने पोर्ट आर्थर स्थित रूसी सेना पर आक्रमण किया और भारी क्षति पहुंचाई। दूसरे, जब दुश्मन जमीन पर आ गए, रूसी सेना ने एक के बाद एक पराजय खाई। यद्यपि रूसी सैनिकों तथा मल्लाहों ने पौरुष तथा संघर्ष के उच्च गुण दिखाए, किंतु अपने व्यक्तिगत आराम से मतलब रखने वाले अयोग्य सेना अधिकारियों, तोप, बंदूक, राइफल तथा गोलों की कमी तथा यातायात तथा संचार की कमजोर व्यवस्था ने परिणाम रूस के विरुद्ध कर दिया। क्रीमिया युद्ध की भांति ही इसने भी जार शासन की सड़ांध तथा पतन को स्पष्ट कर दिया। ये कहने की आवश्यकता नहीं कि इस युद्ध का विशाल बहुमत से कोई मतलब न था। लेनिन ने क्रांतिकारी सर्वहारा से इस युद्ध का विरोध तथा जार शासन के पराजय का प्रयत्न करने को कहा, ताकि जार शासन का रूस में तख्ता पलटने में सुविधा हो। 11 बाल्शेविकों की भूमिका। बाल्शेविकों ने जनता को उसके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए संगठित होने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। युद्ध का असीम व्यय जार सरकार ने विदेशी ऋणों को मनमानी शर्तों पर लेकर तथा बहुत ऊंचाई तक अप्रत्यक्ष कर लगाकर पूरा किया। सेना के लिए विशाल पैमाने पर नवयुवकों को संगठित करने के कारण खेत जोतने वालों की कमी पड़ गई। परिणामतः कृषि उत्पादन में कमी हुई, उद्योग संकट और तीव्र हुआ, वेतन कटौती तथा हड़तालें सामान्य बातें हो गई। साथ ही जारवादी मंत्रियों तथा अधिकारियों की हत्या में परिणत व्यक्तिक आतंकवादी कारनामे भी आम हो गए। जार ने 1904 में यहूदियों वाले कार्यक्रम तथा राष्ट्रीयकर्ताओं में फूट डालने का कार्यक्रम दोहराया। उदाहरणतः अजरबैजानी तथा आर्मेनियाइयों में फूट डालने के प्रयत्न हुए, लेकिन इसका कोई असर न हुआ। 1904 की नवंबर-दिसंबर को बोल्शेविकों ने पीट्सबर्ग, मॉस्को, खारकोव तथा अन्य शहरों की सड़कों पर प्रदर्शन किए। प्रदर्शनकारियों के नारे थे, निरंकुशता का नाश हो, युद्ध की समाप्ति हो। बाकू के तेल प्लांट के 83,000 श्रमिकों ने अन्य मांगों के अतिरिक्त संविधान सभा की बैठक तथा 8 घंटे का कार्य दिवस रखने की मांग लेकर हड़ताल की। 12 तात्कालिक कारण खूनी रविवार। श्रमिकों ने बाल्शेविकों की चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे जैसे क्रांति क्षितिज पर फैलती हुई, जार शासक ने सभी प्रकार के तरीकों का प्रयोग करना शुरू किया। 12 दिसंबर को जारी घोषणा में निरंकुश व्यवस्था को बनाए रखते हुए कुछ सुविधाओं की घोषणा की गई। इसने रूसी औद्योगिक मजदूरों की असेंबली बनाकर पूर्णतोव का प्रयोग दोहराया। 3 जनवरी 1905 को पुतिलोव के श्रमिकों ने व्यवस्थापकों द्वारा 4 श्रमिकों के निकाले जाने के निर्णय के विरुद्ध हड़ताल की। 8 जनवरी तक 1,50,000 श्रमिक हड़ताली हो गए। हड़ताल व्यापक हो गई। पुलिस की आज्ञा पर कार्यरत एक एजेंट ज्ञापन ने श्रमिकों को सलाह दी
कि वो जार के निवास शिशिर प्रासाद जाकर अपनी मांगों की याचिका प्रस्तुत करें। जब याचिका पर श्रमिकों में विवाद हुआ, तब बोल्शेविकों ने इस मांग सूची में श्रमिकों के हेतु प्रेस अभिव्यक्ति तथा संगठन स्वतंत्रता, संविधान सभा को आमंत्रण, विधि सम्मुख, सार्वजनिक समानता, राज्य से चर्च का पृथकीकरण, युद्ध स्थगन, 8 घंटे का कार्य दिवस और किसानों के लिए भूमि की मांग की। यद्यपि बोल्शेविकों ने श्रमिकों को खतरे की चेतावनी दी, किंतु चूंकि बहुमत का जार पर दृढ़ विश्वास था, अतः श्रमिकों ने जार को याचिका देने की योजना को स्थगित न किया। ख. घटनाक्रम 1905-1907। 9 जनवरी 1905 के रविवार के प्रभात के प्रारंभिक घंटों में लगभग 1,40,000 श्रमिकगण अपनी पत्नियों, बच्चों व वृद्धों को साथ लेकर अपने सर्वश्रेष्ठ वस्त्र पहने पर्व जैसा आनंद प्रदर्शित करते हुए चर्च बैनर, झंडे तथा जार का चित्र लिए हुए और भजन गाते हुए अपनी मांगों को जार के सम्मुख रखने शिशिर प्रासाद की ओर चल पड़े। मांग पत्र इस प्रकार था: हम सेंट पीटर्सबर्ग के श्रमिक अपनी पत्नियों, बच्चों तथा असहाय वृद्धों को लेकर आपके पास, क्योंकि आप ही हमारे संप्रभु हैं, सत्य तथा सुरक्षा प्राप्त करने आए हैं। हम सब निर्धनता के शिकार हैं, हम सब दलित हैं, हमारे ऊपर असहनीय श्रम का भार है, हम अपमान सहते हैं और मानव की असमिता भी नहीं रखते। हमने धैर्य से सहा है, किंतु हम लोग गहरे निर्धनता, अधिकार के अभाव तथा अज्ञानता के समुद्र में डूब रहे हैं। हम लोग निरंकुशता तथा अत्याचारी तंत्र के शिकार हैं। हमारी सहनशीलता समाप्त हो गई है। वो भयावह क्षण आ गया है जब हम इस असहाय कष्ट को सहन करने की अपेक्षा मर जाना पसंद करेंगे। खूनी रविवार को 1000 से अधिक श्रमिक मारे गए तथा 2000 से अधिक घायल हुए। जार शासन ने प्रदर्शन को गंभीरता से लिया। उसने इस निहत्थे शांतिपूर्ण श्रमिकों को रोकने के लिए पूरी तैयारी की। कोसांग तथा दस्ते सभी स्थानों पर तैनात किए गए। तो भी अत्यधिक संख्या में श्रमिक शिशिर प्रासाद के चौराहे पर पहुंच गए। बंदूकों और संगीनों ने उनका स्वागत किया। सैनिकों ने उनके बच्चों को उठाकर शिशिर प्रासाद से सटे अलेक्जेंडर पार्क के वृक्षों पर लटका दिया। रक्त पिपासु जार सैनिकों द्वारा लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए तथा 2000 से अधिक घायल हुए। बहुत शीघ्र ये दिन श्रमिक वर्ग के आंदोलन के इतिहास पृष्ठों में खूनी रविवार नाम से जाना जाने लगा। बोल्शेविकों, जिन्होंने श्रमिकों के इस बारे में पहले ही चेतावनी दे दी थी, ने भी शिशिर प्रासाद में भाग लिया। उनमें से कई मारे गए या घायल हुए। यहाँ तक कि अत्यधिक पिछड़े श्रमिकों ने जार पर आस्था खो दी। वृद्ध तथा वयस्क श्रमिकों ने कहा कि उनके कोई जार नहीं है। उसी दोपहर के बोल्शेविक पत्र का शीर्षक द टू आर्म्स कॉमरेड। सेंट पीटर्सबर्ग का जिला के श्रमिकों ने बैरिकेड खड़ा कर दिया। ये जार ने हमको दिया, अब ये हम उसे देंगे। एक क्रांति की विशिष्ट प्रवृत्तियां। अपनी मारकता तथा आयाम में 1905 का क्रांतिकारी आंदोलन अद्वितीय है। लेनिन ने लिखा, सर्वहारा की क्रांतिकारी शिक्षा ने एक दिन में उससे अधिक प्रगति की जितनी अपने निम्न दयनीय घृणित अस्तित्व में महीनों और वर्षों में कर सकती थी। जार के आदेशों पर निहत्थे शांतिपूर्ण श्रमिकों की सार्वजनिक हत्या के प्रतिरोध में सारे देश में हड़ताल हुई। जनवरी 1905 में 4,40,000 श्रमिकों ने हड़तालों में हिस्सेदारी की। अपनी मारकता तथा आयाम में आंदोलन बेनजीर है। पहली हड़ताल 3 स्तरों पर हुई। 1 जनवरी से अप्रैल 6,59,000 श्रमिक द्वारा, दूसरी 1905 की शरत में 3,62,06,000 श्रमिकों द्वारा तथा तीसरी जुलाई से सितंबर तक 2,64,48,000 श्रमिकों द्वारा। दूसरी हड़ताल में आर्थिक मांगों के साथ राजनैतिक लक्ष्यों को भी रखा गया। इस प्रकार ये निरंतर राजनैतिक रूप धारण करता जा रहा था। तीसरे हड़तालें अनिवार्य रूप से जन प्रदर्शन तथा जार की सेनाओं से मुठभेड़ में परिणत हुई। चौथी, बहुत स्थानों पर हड़तालों का आयोजन चुनी हुई काउंसिलों ऑफ वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा हुआ, जो कि बाद में सोवियत ऑफ वर्कर्स डिप्यूटीज नाम से प्रसिद्ध हुआ और जो श्रमिक वर्ग के क्रांतिकारी संगठन का प्रारंभ स्वरूप था। 5वां,
इसने पश्चिमी यूरोपीय देशों के श्रमिक संगठनों से सहयोग प्राप्त किया। छठा, मजदूरों द्वारा जार की निरंकुशता के विरुद्ध शुरू किए गए आंदोलन में किसानों, खेतीहर श्रमिकों, मल्लाहों तथा सिपाहियों ने भी हिस्सा लिया। अंतिम किंतु महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इसका उत्कर्ष सशस्त्र विप्लव में हुआ। 2. क्रांति का फैलाव। वस्तुतः लगभग सभी मुख्य औद्योगिक केंद्र क्रांति की पकड़ में थे। शीघ्र ही सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, वारसा, रीगा, बाक, लोज, इवानोव, वोजिनसेंसक, ओडेसा वगैरह सभी मुख्य औद्योगिक केंद्रों में हड़तालें फैल गई। सबसे पहले धातु उद्योग के श्रमिकों ने संघर्षरत सर्वहारा का नेतृत्व किया, लेकिन शीघ्र ही अन्य उद्योगों के श्रमिकों ने इसमें हिस्सा लेकर इसको व्यापक हड़ताल का रूप दे दिया। लेनिन के अनुसार ये साम्राज्यवादी युग की पहली बौजुर्वा पूंजीवादी लोकतांत्रिक क्रांति थी। इसका ध्येय निरंकुशता तथा उसके आर्थिक आधार यानी सर्व प्रथा को समाप्त करना था। रूसी समाजवादी जनतांत्रिक श्रमिक दल द्वारा द्वितीय कांग्रेस में स्वीकृत न्यूनतम कार्यक्रम आंदोलन का आधार बना। बारसा, ओडेसा, रिगा, लोज और कई अन्य स्थानों के मई दिवस के प्रदर्शन की मुख्य बात जार की पुलिस तथा सेना के साथ सशस्त्र मुठभेड़ थी। 2 महीने तक चलने वाली इवानोव वोजिनसेंसक की हड़ताल ने, जिसमें 20,000 श्रमिकों ने भाग लिया। इसमें सबसे अधिक वर्कर्स डिप्यूटीज की सोवियत बनाई। उनके समर्थन में यूरोप के श्रमिकों ने पेरिस, लंदन, वियना और ब्रुसेल्स में प्रदर्शन किया। उनके प्रेरणा वाक्य थे, जारवाद का नाश हो, हत्यारों का नाश हो, क्रांति चिरंजीवी हो। फ्रेंच तथा इटालियन श्रमिकों से न केवल भ्रातृय संदेश भेजा गया बल्कि सहयोग का आश्वासन भी दिया। 3. किसान क्रांति के पथ पर। यूरोपीय रूस के 1/3 भाग में कृषक क्रांति हुई। नगरों का अनुकरण करते हुए अन्य भागों में भी आंदोलन हुए। कृषक आंदोलन रूस के मध्य भागों में बोल्गा क्षेत्र, ट्रांस कवाकेशिया में तथा विशेषकर जॉर्जिया में हुआ। बहुत से स्थानों पर कृषकों ने भूस्वामियों की भूमि अधिग्रहित की, उनके प्रसादों को आग लगा दी, उनके अन्न भंडारों को ले लिया और भूखे लोगों में बांट दिया। यह आंदोलन रूस के 85 जिलों अथवा यूरोपीय रूस के 1/3 भाग तक सीमित रहा। कृषक आंदोलन ने केवल गुरिया को छोड़कर, जहां बोल्शेविकों ने नेतृत्व किया था, सामान्य रूप से स्वतः स्फूर्त रूप अपनाया। जुताई के समय लैटविया, एस्टोनिया, पोलैंड तथा बेलारूस के खेतीहर श्रमिक भी हड़ताल पर गए। पहले 2 स्थानों पर कृषकों ने भूस्वामियों को बाहर कर दिया और उनकी भूमि को अपने अधिकार में लेकर जोतना शुरू कर दिया। 4. जल सेना का विद्रोह। पोतमेकिन ने क्रांति में भाग लिया। 14 जून 1905 को काले सागर दस्ते के पोतमेकिन नामक युद्धपोत में सहसा क्रांति हो गई। सेना के कुछ सदस्यों को गोली से उड़ाने के कमांडर के आदेश के विरुद्ध संपूर्ण सेना ने क्रांति कर दी और अधिकारियों को मार डाला। ये युद्धपोत ओडेसा के समीप था, जहां श्रमिकों की एक व्यापक हड़ताल प्रगति पर थी। विप्लवी मल्लाहों ने पोत ओडेसा पहुंचाया और युद्धपोत पर लाल झंडा फहराया। जार सरकार ने काले सागर दस्ते के कई पोतों को पोतमेकिन युद्धपोत पर आक्रमण करने का आदेश दिया। दूसरे पोतों के बंदूकचियों ने पोतमेकिन पर गोली वर्षा करना अस्वीकार कर दिया, लेकिन क्रांति में सम्मिलित न हुए। चूंकि इस तट से सहयोग न मिल सका तथा कोयले और अन्य सामग्रियों का अभाव था, इसलिए पोत ने रोमानिया तट की ओर प्रयाण किया, जहां उसने रोमानिया अधिकारियों के सम्मुख समर्पण कर दिया। 5. आगे की गतिविधियां। 7 अक्टूबर 1905 की रेलवे मजदूरों की हड़ताल 11 अक्टूबर 1905 तक राष्ट्रीय हड़ताल में बदल गई। 19 सितंबर 1905 में मॉस्को में छापे खाने वाली की एक हड़ताल फैल गई, जिसके बाद बैंकरों, तंबाकू श्रमिकों तथा अन्य व्यवसायी श्रमिकों ने भाग लिया। कोसांको तथा सेना के क्रांतिकारी प्रदर्शनों पर गोली वर्षा की। उत्तर में श्रमिकों ने रिवाल्वरों से गोली चलाई। 25 सितंबर को फिलिपोव की बेकरी के बाहर एक नियमित लड़ाई शुरू हो गई। कुछ दिनों के बाद 7 अक्टूबर को रेलवे श्रमिकों ने हड़ताल की। हड़ताल ने 11 अक्टूबर तक राष्ट्रव्यापी रूप धारण कर लिया।
इसमें सभी व्यापारों के श्रमिकों, बुद्धिजीवी वर्ग, विद्यालय के शिक्षकों, कार्यालय के कर्मचारियों, वकीलों, छात्रों ने संविधान सभा के संगठन की मांग लेकर श्रमिकों का हाथ थाम लिया। हड़तालियों की संख्या 10 लाख से अधिक हो गई। देश का संपूर्ण आर्थिक जीवन स्थिर हो गया। रेलें और पोत रुक गया। फैक्ट्रियां बंद हो गईं। डाक और तार ने कार्य करना बंद कर दिया। नगरों की सड़कों पर यातायात नहीं था। रेस्तरां व दुकानें बंद हो गई। विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा संस्थान बंद हो गए। केवल हड़ताल सीमित के आदेशानुसार जल आपूर्ति, निकास व्यवस्था तथा अस्पताल कार्यरत थे। खारकोव तथा एकातेरिनोस्लाव में बारिकेड खड़े किए गए, जो बाद में सेनाओं द्वारा ध्वस्त कर दिए गए। सारातोव, रोस्तोव तथा अन्य शहरों में सेना से मुठभेड़ के परिणाम स्वरूप सैकड़ों मजदूर मारे गए और घायल हुए। 6 अक्टूबर घोषणा पत्र। अक्टूबर घोषणा पत्र का लक्ष्य जनता को भ्रमित करना था। इन स्थितियों से भयभीत रूसी सरकार ने अपनी सामर्थ्य अनुसार हड़ताल दबाने के लिए कोषांकों तथा सेना का अनियंत्रित उपयोग किया। इसमें असफल होकर उसने यहूदी प्रोग्राम तथा आर्मेनियाई और तातारों द्वारा पारस्परिक हत्या का आश्रय लिया। 17 अक्टूबर 1905 को समय प्राप्त करने तथा लड़ाकों के मध्य विभाजन करने के ध्येय से एक घोषणा पत्र जारी हुआ। घोषणा पत्र का निर्माण मंत्री परिषद के अध्यक्ष पद पर नियुक्त काउंट विट्टू ने किया। इस घोषणा ने प्रेस अभिव्यक्ति, संगठन और सभा की स्वतंत्रता, मताधिकार के व्यापारीकरण तथा राज्य की ड्यूमा के लिए विधायी अधिकार का आश्वासन दिया। इस घोषणा पत्र से बड़े औद्योगिक तथा वणिक बुजुर्ग पूर्णतः संतुष्ट थे। उन्होंने 17 अक्टूबर यूनियन नामक एक संघ बनाया। दक्षिणपंथी जिम्नोस्टोवितों सहित अन्य कई औद्योगिक तथा वाणिज्यवादी दलों ने इस संघ में प्रवेश किया। उदारवादी जिम्नोस्टोवियों तथा मुक्ति दल के सदस्यों के विलय में बने संवैधानिक जनतांत्रिक दल का औपचारिक उद्घाटन हुआ। घोषणा पत्र के जारी होने के बाद कैडेटों ने कहा कि क्रांति समाप्त हो गई है और उन्होंने सरकार के लिए सहयोग देने की अपील की। मेंशेविकों के लिए घोषणा पत्र का अर्थ निरंकुशता की समाप्ति था। दूसरे शब्दों में मेंशेवक भी घोषणा पत्र से प्रसन्न थे। केवल बोल्शेविकों ने माना कि निरंकुशता अभी समाप्त नहीं हुई है, ये केवल कुछ क्षणों के लिए पीछे लौटी है। ज़ारशाही के विरुद्ध एक निर्णायक विजय हेतु एक सशस्त्र उभार की आवश्यकता थी। केवल उन्होंने ही जनता से 17 अक्टूबर 1905 के घोषणा पत्र पर अविश्वास करने तथा सशस्त्र विप्लव की तैयारी करने की याचना की। 7 क्रांति का विस्तार। रूस की दमित राष्ट्रीयकर्ताओं ने भी जार की घृणित व्यवस्था हेतु शस्त्र उठाए। अक्टूबर और दिसंबर 1905 के मध्य जनता का क्रांतिकारी संघर्ष जारी रहा। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में क्रोन्सदात के मल्लाहों व तोपचियों ने अस्त्र उठा लिए। 1 नवंबर को सेंट पीटर्सबर्ग की सोवियत ऑफ वर्क्स डिप्यूटीज ने विद्रोहियों की प्राण रक्षा के लिए तथा पोलैंड में सेनाज्ञ की समाप्ति के लिए व्यापक हड़ताल का आह्वान किया। 1905 को सेविस्तापुल स्थित काला सागर दस्ते के मल्लाहों ने क्रांति कर दी। डिफलिस, व्लादिवास्टक, ताशकंद, समरकंद, कुर्स्क, वारसा, कीव तथा रीगा आदि कई स्थानों के सैनिकों में असंतोष हो गया। रूस की त्रस्त राष्ट्रीयकर्ताओं ने भी अस्त्र उठा लिया। यूक्रेन, लैटविया, जॉर्जिया तथा फिनलैंड में भी जार शासन के विरुद्ध क्रांति हो गई। नवंबर तथा दिसंबर में किसानों द्वारा भूमिपतियों के विरुद्ध संघर्ष हो गया। कृषक आंदोलन लगभग 170 काउंटी में, जो कि यूरोपीय रूस की काउंटियों के 1/3 से अधिक है, फैल गया। 2 दिसंबर 1905 को मास्को तोपखाने की रोस्तोव रेजिमेंट में विप्लव हो गया। सिपाहियों ने अपने अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया तथा सैनिक परिषद का चुनाव किया। बोल्शेविकों के नेतृत्व में मास्को के सोवियत ने एक व्यापक हड़ताल का आह्वान किया। इसके सशस्त्र विद्रोह में विकसित होने की दृष्टि से किया। बोल्शेविकों के नेतृत्व में मास्को के सोवियत ने एक व्यापक हड़ताल का आह्वान इसके सशस्त्र विद्रोह में विकसित होने की दृष्टि से किया।
ये 7 दिसंबर 1905 को शुरू हुआ। लगभग 2000 श्रमिकों ने जुझारू दस्ते में प्रवेश किया। सड़क सभाएं, प्रदर्शन, पुलिस से मुठभेड़ तथा शहर भर में बारिकेडों के उठाने का काम शुरू हो गया। सशस्त्र उभार को दबाने के लिए जार शासन ने सेंट पीटर्सबर्ग से रक्षक तथा त्वीर से तोपखाना मंगवाया। मॉस्को स्थित पार्टी समिति तथा मॉस्को सोवियत ने 18 दिसंबर 1905 को विद्रोह समाप्त करने का निश्चय किया। 8 प्रिसन्या का वीरतापूर्वक प्रतिरोध। दिसंबर 1905 की मॉस्को क्रांति की चरमोत्कर्ष थी। जार निरंकुशता ने उसको हरा दिया। दिसंबर 1905 के मध्य तक जार शासक मॉस्को के अधिकांश नगरों के विद्रोह को दबाने में सफल हो गया, किंतु कुछ समय तक वो प्रिसन्या के क्रांतिकारी श्रमिकों को न दबा सका, केवल भारी अत्याचार से, जिससे उनका काफी नुकसान हुआ। वो समर्पण को बाध्य किए जा सके। क्रांतिकारी श्रमिकों के प्रिसन्या मुख्यालय ने निम्न अपील की: हम लोगों ने विद्रोह का प्रारंभ किया था और अब हम लोग इसे समाप्त कर रहे हैं। रक्त, हिंसा और मृत्यु वहां वहां जाएगी जहां जहां हम जाएंगे। हमको इसका सामना करना है, किंतु भविष्य श्रमिक वर्ग को समर्पित है। प्रिसन्या में संघर्ष का उदाहरण सभी देशों के श्रमिक की पीढ़ियों की इच्छा शक्ति को बलवान बनाएगा। 9 दमन का उन्मुक्त प्रयोग। प्रिसन्या के श्रमिकों ने अविस्मरणीय प्रतिरोध किया। जार के जल्लादों और काराध्यक्षों ने अपना खूनी काम शुरू कर दिया। क्रांतिकारी श्रमिक व किसान धीरे धीरे तथा संगठित रूप से पीछे तो लौटे, किंतु सदैव लड़ते रहे। यहाँ तक कि 1906 में 10 लाख श्रमिकों ने हड़ताल में भाग लिया। 1907 में हड़तालियों की संख्या 7,40,000 तक घट गई। इसी प्रकार कृषक क्रांतियां तथा जल सेना और सेना में असंतोष 1906 तक रहा। जारशाही के उन्मुक्त दमन के बावजूद 1906 में कई कृषक क्रांतियां हुई, किंतु अगले वर्ष तक जार शासन ने कृषक विद्रोह को पूर्णतः कुचल दिया। पूंजीपतियों ने विद्रोह के दमन का स्वागत किया, जबकि मेनशेविकों ने श्रमिकों को हथियार उठाने के लिए फटकारा। केवल बोल्शेविकों ने पराजय के कारक तत्वों की व्याख्या की। पराजय के कारण लेनिन के अनुसार: 1 जापान से शांति संबंधों ने जार को सुदृढ़ किया। 2 सैनिकों के बहुमत ने जार का पक्ष लिया और आंदोलन दबाने में सहयोग दिया। 3 श्रमिक वर्ग के दल रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक श्रमिक दल में संगठन में एकता तथा दृढ़ता का अभाव था, जबकि बोल्शेविक क्रांति के लिए अनवरत श्रम कर रहे थे। मेनशेविकों ने सत्ता की चापलूसी वाला रास्ता अपनाया। दिसंबर विद्रोह में जहां बोल्शेविक सशस्त्र आंदोलन की तैयारी तथा संचालन कर रहे थे, मनशेविक न केवल श्रमिकों को हथियार उठा लेने के लिए डांट रहे थे, बल्कि कई स्थानों पर सशस्त्र आंदोलन को दबाने में सत्ता को सक्रिय सहयोग दे रहे थे। 4 कृषकों और मजदूरों के बीच स्थायी संबंध नहीं हो पाया। किसानों का बड़ा भाग जार की निरंकुशता के विरुद्ध क्रांति की महत्ता पर स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं रखता था। इस स्थिति में वो विप्लव को समर्थन न दे सके। और भी जैसा कि लेनिन ने बहुत उचित कहा है, कृषक आंदोलन बहुत छितरा, बहुत असंगठित तथा अपर्याप्त रूप से आक्रमणशील था, और वो क्रांति की पराजय के बुनियादी कारणों में एक है। 1907 तक रूस में सर्वत्र क्रांति परास्त की जा चुकी थी। 1905 की क्रांति का महत्व। 1 राष्ट्रीय महत्व। जनता और बोल्शेविकों ने 1905 की क्रांति से वृहत अनुभव प्राप्त किए। 1905 की महान क्रांति असफल रही, पर तो भी ये विजय को जन्म देने वाली पराजय है। 1905 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले श्रमिक वर्ग को क्रांतिकारी संघर्ष के सर्वश्रेष्ठ अनुभव प्राप्त हुए। इन अनुभवों ने जार व्यवस्था को पलटने के लिए, भविष्य की लड़ाइयों के लिए और दृढ़ता से लड़ने के लिए सहयोग दिया। 1905 की क्रांति ने बोल्शेविकों को जनता में जाने तथा सशस्त्र संघर्ष के लिए तैयार करने का अनुभव भी दिया। 1905 की क्रांति का महत्व बताते हुए लेनिन ने लिखा है: बिना 1905 में होने वाले ड्रेस रिहर्सल के 1917 की दोनों क्रांतियां, बुजुर्वा फरवरी क्रांति तथा सर्वहारा अक्टूबर क्रांति असंभव होती। 2 अंतर्राष्ट्रीय महत्व।
1905 की क्रांति ने अनेक यूरोपीय तथा एशियाई देशों को प्रेरणा दी। रूस के क्रांतिकारी संघर्ष के भविष्य पथ को प्रभावित करने के अतिरिक्त 1905 की क्रांति का अत्यधिक अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। रूस की श्रमिक जनता के वीरोचित उदाहरण ने अन्य यूरोपीय देशों की जनता को भी प्रेरित किया। प्राग, बुडापेस्ट, लोवोव तथा वियना में अप्रत्याशित रूप से उत्पन्न अधिक राजनैतिक प्रदर्शन तथा हड़तालें हुई। यहाँ तक कि ऑस्ट्रो हंगरी जैसी अत्यधिक अनुदार सरकार को भी सार्वभौम मताधिकार देना पड़ा। 1905 की क्रांति ने एशिया के अनेक देशों के राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन को भी प्रभावित किया। 1905 से 1912 के मध्य चीन, ईरान और तुर्की में बुजुर्वा क्रांति हुई। 1905 की क्रांति से प्रेरणा पाकर भारत, अफगानिस्तान तथा इंडोनेशिया ने साम्राज्यवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए अपना संघर्ष तीव्र कर दिया। पाठ 22 समाप्त।